जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं लोकेश तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं स्टेटमेंट के प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हमने काफी सारे प्रैक्टिस सेट कर रखे हैं। आज हम जो करने जा रहे हैं वो सेट नंबर हमारा होगा 20। इससे पहले हमने 19 सेट और कुछ प्रीवियस ईयर पेपर कर रखे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारा 20वां सेट। तुम्हारा पहला सेक्शन है जनरल नॉलेज का। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, चेतक वॉज द नेम ऑफ हॉर्स बिलोंगिंग टू विच किंग। चेतक किस राजा के घोड़े का नाम था? तो जो चेतक था वो आपके महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था, जो उन्होंने जब बैटल ऑफ हल्दीघाट हुई थी, हल्दीघाट की लड़ाई, तो उसमें उन्होंने इस घोड़े पर सवारी करके लड़ाई लड़ी थी। चेतक जो घोड़ा था उनका, ये उनको बचा के तो ले आया था, मतलब वॉर में इनको बचा के तो ले आया था, लेकिन बाद में इसको जो सारे जख्म हो गए जिसके कारण ये मर गया था। चेतक घोड़े की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैं बात करूँ ये वॉर कब हुई थी, बैटल ऑफ हल्दीघाट की अगर मैं बात करूँ, बैटल ऑफ हल्दीघाट, तो ये हुई थी आपकी 18 जून 1876 में। ठीक, इसका आंसर क्या है? डी, महाराणा प्रताप इसका आंसर हो गया। अगर आप इस सेट में गौर करेंगे ना, जब हम आगे करने जा रहे हैं, तो इस सेट में ना काफी ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। मतलब अगर मैं बताऊं तो ये सेट काफी अच्छा सेट है एज अ मतलब एग्जाम पर्पज से, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है बहुत यूनिक से क्वेश्चन है, बहुत नए नए से क्वेश्चन है। ठीक, तो हमारा बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो वो थी आपकी मिसिस शाही फातिमा बीवी। ये आपकी पहली महिला जज थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। कब अपॉइंट हुई थी? ये अपॉइंट हुई थी 1989 में। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट आपका एज अ गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे संविधान के गार्जियन एज अ इसको बोला गया है। सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है? उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट में अभी प्रेजेंट में कितने जज हैं या कितने होने चाहिए, तो एट प्रेजेंट जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, अगर मैं बात करूं आपसे मैक्सिमम स्ट्रेंथ किसकी? जजों की। किसके अंदर? सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो है आपकी 34। ठीक है, प्रेजेंट में जो जज है टोटल, प्रेजेंट मतलब करंट में अगर मैं बात करूं तो करंट है 31 प्लस में सीजीआई। सीजीआई मतलब होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब 31 तो जज है और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। एट प्रेजेंट हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? वो है एनवी रमन्ना जी। ठीक है, तो पहले तो ये इसका आंसर हुआ। अब अगर मैं बात करूं मेरी साहिबा, तो ये आपकी पहली महिला जज थी। एक ऑप्शन और आया हमारे पास, वो है लीला सेठ। तो ये लीला सेठ है आपकी, ये पहली फीमेल जज थी, कहाँ की? दिल्ली हाई कोर्ट की। फर्स्ट वुमेन जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक है, और इसी में मैं एक नाम और जो ऐड करना चाहूंगा, जो आपको पता होना चाहिए बेसिकली, अगर कोई क्वेश्चन ये पूछ ले कि पहली महिला जज ही कौन थी, मतलब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की नहीं, कहीं की भी पहली महिला जज कौन थी, तो वो थी आपकी जस्टिस अन्ना चैंडी। ये आपकी पहली महिला जज थी इंडिया की, फर्स्ट फीमेल जज ऑफ इंडिया। देखो बेसिकली आपको इस क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में बहुत आए हैं, तो इसलिए प्लीज इस वीडियो को ढंग से देखिएगा और पूरा देखिएगा ताकि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो इसका आंसर क्या आपका? ए इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन, जो कि हमारा, ऑन विच डेट ह्यूमन राइट्स डे इज ऑब्जर्व्ड। मानव अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह है आपका 10 दिसंबर, 10 दिसंबर को। यूएनजीए यूनाइटेड नेशन ऑफ जनरल असेंबली है, उसने इसको अडॉप्ट किया था इन 1948 में। क्या अडॉप्ट किया था? एक डॉक्यूमेंट अडॉप्ट किया था जो था आपका यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट ऑफ ह्यूमन राइट, मतलब एक यूडीएचआर एक डॉक्यूमेंट था, जो बेसिकली क्या बताता है, ये डॉक्यूमेंट ये क्लेम करता है कि किसी के भी राइट्स के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लैंग्वेज को बोलने वाला हो, किसी भी सेक्स का हो, किसी भी रेस का हो, किसी भी कलर का हो, या तक कि कहीं का भी रहने वाला हो, कहीं का भी उसका बर्थ हुआ हो, कोई डिपेंडेंसी नहीं है, बट किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये ह्यूमन राइट्स है, किसी के साथ में इनजस्टिस नहीं होगा, सारे ह्यूमन बींग्स को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, ये ह्यूमन राइट्स कहता है। एट प्रेजेंट जो हमारी एनएचआरसी है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये हमेशा ध्यान रखती है कि किसी ह्यूमन राइट का वॉल्यूशन तो नहीं हो रहा, उनके ह्यूमन जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, या कोई बेफालतू अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल ना करके उनको तंग कर रहा हो या उनको परेशान कर रहा हो, ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो ये ह्यूमन राइट्स जो डे है वो आपका 10 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इसका आंसर क्या आपका? बी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन, जो कि हमारा, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? वो थे आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो आपके थे ये भारत के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे।
वैसे ये इंडिया के थर्ड प्रेसिडेंट थे, अगर मैं काउंटिंग से बताऊं तो पहले हमारे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर हमारे सेकंड बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और थर्ड बने थे हमारे आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट रहे थे कब से कब तक, ये रहे थे आपके 13 मई से 1967 से आपके 3 मई 1969 तक। और ये पहले ही ऐसे प्रेसिडेंट थे जो अपने प्रेसिडेंट ऑफिस में ही मतलब इनकी मौत हुई थी, ऐसे ये इनका जो मरे थे, ये इनकी डेथ डेट थी 3 मई 1969। ठीक है, प्रेसिडेंट से पहले ये वाइस प्रेसिडेंट थे, मतलब इंडिया के ये वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। कौन से? सेकंड वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं ये इंडिया के। ये कब से कब तक थे सेकंड वाइस प्रेसिडेंट? ये थे आपके सेकंड वाइस प्रेसिडेंट 13 मई 1962 से 12 मई 1967 तक, और उसके बाद ये बन गए थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे उसी टाइम पे इनकी मौत हो गई थी। ठीक है, इससे पहले ये बिहार के गवर्नर भी रह चुके थे। इनको भारत रत्न मिला था। कब मिला था इनको भारत रत्न? भारत रत्न मिला था इनको 1963 में, इनको भारत रत्न भी मिला था। तो इसका आंसर क्या है? बी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन, जो कि है हमारा फ्रॉम विच प्लेस दांडी मार्च वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा दांडी किस मार्च किस स्थान से शुरू किया गया था? ये था आपके अहमदाबाद में, क्या था? साबरमती आश्रम। वहां से इन्होंने स्टार्ट किया था। कब? ऑन 12 मार्च ऑफ 1930। 12 मार्च 1930 को इन्होंने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम है इनका, वहां से लेकर साबरमती आश्रम से लेकर दांडी की एक यात्रा स्टार्ट करी थी। और ये दांडी पहुंचे थे 6 अप्रैल 1930 में ही दांडी पहुंचे थे अपने 78 सत्याग्रही के साथ। और वहां पहुंच के इन्होंने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। बेसिकली क्या गया था, अंग्रेजों ने सॉल्ट पे लॉ लगा दिया था, मतलब कि नमक बनाना अपराध है और सॉल्ट तो हमारी बेसिक नीड है। तो गांधी जी ने उसके खिलाफ एक सत्याग्रह करा, एक यात्रा दांडी मार्च यात्रा करी थी, और वहां जाकर इन्होंने बेसिकली एक मुट्ठी भर नमक बनाया था, जिसके कारण कानून टूट जा सके। और इसके बाद इनको जेल भी हुई थी इस चीज के लिए। इसका आंसर क्या आपका? बी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन, जो कि हमारा विच लैंग्वेज इज मोस्ट स्पोकन बाय पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड। इस दुनिया के लोगों द्वारा सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? देखो इसके ना दो तरीके से आंसर निकलेंगे। एक तो आप ये देखो कि सबसे ज्यादा नेटिव लैंग्वेज कौन सी है, नेटिव मतलब कहीं की लैंग्वेज सबसे ज्यादा हो, और एक जो सबसे ज्यादा बोली जाती है। तो मैं आपको दोनों तरीके से बताता हूँ। अगर मैं बात करूँ नेटिव लैंग्वेज की, तो जो नेटिव लैंग्वेज का नंबर आता है, वहां सबसे पहले नंबर आता है चाइनीज लैंग्वेज का नंबर आता है। सेकंड नंबर पे आता है हिंदी, और थर्ड नंबर पे आता है आपका इंग्लिश, और उसके बाद आता है आपका फ्रेंच। तो वैसे 5th नंबर पे है, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं फ्रेंच बता देता हूँ। ठीक है, अगर मैं नेटिव लैंग्वेज की बात करूँ तो कहाँ पे बोली जानी चाहिए, तो चाइनीज बोलते हैं बेसिकली 982 मिलियन। ठीक है, इसी तरह अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी बोलते हैं 460 मिलियन। पीपल्स की बात कर रहा हूं मैं, लोगों की बात कर रहा हूं। ऐसे ही इंग्लिश की 375 मिलियन है, और फ्रेंच की बात करूं तो वो 79 मिलियन है। तो ये तो हुआ नेटिव। अब मैं बात करूं टोटल, मतलब टोटल जो बोली जाती है, तो इसमें ऑप्शन आता है इंग्लिश। सबसे ज्यादा इंग्लिश बोली जाती है। अब देखो बेसिकली क्या प्रॉब्लम है, मैंने क्या बताया, चाइनीज पहले क्यों बोला होगा, आप सबके माइंड में चाइनीज है वो, क्योंकि ना हमें पता है कि पूरे विश्व में चाइनीज पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, और चाइना में बेसिकली चाइनीज ही बोली जाती है, तो इसलिए चाइनीज सबसे ज्यादा बोली जाती है। बट ऐसा नहीं है, जो इंग्लिश है, इंग्लिश एज अ वर्ल्ड वाइड बोली जाती है। अब इंडिया की भी बात करो तो इंडिया में भी इंग्लिश बहुत ज्यादा बोली जाती है। तो क्वेश्चन क्या था, विच लैंग्वेज इज मोस्ट स्पोकन बाय पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड, लोगों द्वारा सबसे ज्यादा अधिक बोली जाती है, तो वो इंग्लिश है। अगर नेटिव लिखा होता कहीं भी तो मैं चाइनीज आंसर बोलता इसका। हमने क्या बोला, टोटल बोला है, तो यहाँ पे आया इंग्लिश। इंग्लिश में टोटल लोग बोलते हैं वो है आपका 1.5 बिलियन, 1.5 बिलियन। सेकेंड नंबर पे आता है आपका चाइनीज, चाइनीज है 1.1 बिलियन। थर्ड नंबर पे आता है आपका हिंदी, हिंदी थोड़ा कम है, ये आपका 650 मिलियन है। और फिर अगर मैं फ्रेंच की बात करूं तो फ्रेंच 370 मिलियन है। देखो बेसिकली अब आप बोलोगे कि हिंदी 460 मिलियन यहाँ दिखा रखा है, ये चाइनीज है 982 मिलियन है, और चाइनीज 1.1 बिलियन। चाइनीज सिर्फ चाइना में नहीं, सिंगापुर में, और जो वहाँ की कंट्री है वियतनाम हो गया, या आपका ताइवान हो गया, वहाँ पे बोली जाती है। ठीक है, इसका आंसर क्या हमारा, इसका आंसर है हमारा इंग्लिश, ए इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे सातवें क्वेश्चन, जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स डज द एलएमटी शो द ग्रेटेस्ट डिवीजन फ्रॉम द आईएसटी। एलएमटी का मतलब क्या होता है, देखो एलएमटी का मतलब है आपका
लोकल मेरिडियन टाइम, ठीक है, मतलब लोकल उस एरिया का लोकल मेरिडियन टाइम, और आईएसटी का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो सबसे जो ज्यादा अंतर हमें मिलता है वो मिलता है हमें कोहिमा से। जो हमारा कोहिमा है वहां सबसे ज्यादा अंतर देखने को मिलता है एलएमटी और आईएसटी के बीच, मतलब उनका जो लोकल मेरिडियन टाइम है और जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो हमारा आईएसटी है वो पूरे इंडिया में सेम है, चाहे आप जम्मू कश्मीर में हो, चाहे तमिलनाडु में हो, चाहे आप अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, आईएसटी हर जगह सेम रहेगा। बट एलएमटी जो होता है सबका अलग अलग भी हो सकता है। इसका आंसर क्या है आपका ए, कोहिमा इसका आंसर हो गया। कोहिमा क्या है? कोहिमा आपकी कैपिटल है कहाँ की? नागालैंड की। आगे बढ़ते हैं हमारे 8वें क्वेश्चन जो कि है हमारा इन 1853 द फर्स्ट ट्रेन ran बिटवीन विच प्लेस। 1853 में पहली ट्रेन किस स्थान के बीच में चली थी? ये चली थी आपके बॉम्बे से थाने के बीच में। कब चली थी? ये ट्रेन चली थी आपकी 16 अप्रैल 1853 में। 16 अप्रैल 1853 में। इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था? इसने लगभग लगभग 34 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया था। इसका आंसर क्या आपका? बी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 9वें क्वेश्चन जो कि है हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। नालंदा विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किसे संबंधित है? वो संबंधित है बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म से। देखिए बेसिकली जो नालंदा यूनिवर्सिटी की जो स्थापना हुई थी वो करी गई थी कुमारगुप्ता प्रथम, इनके द्वारा कराई गई थी। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी एक रेजिडुअल यूनिवर्सिटी थी जिसमें अगर माना जाता है कि लमसम 2000 टीचर्स और 10,000 स्टूडेंट्स पढ़ते थे। ये इतनी फेमस थी कि यहाँ पे सिर्फ इंडिया के नहीं, श्रीलंका, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, जो आपका भी बांग्लादेश है, पहले तो इंडिया का ही पार्ट था, और भी कई सारी कंट्री है, मलेशिया, इंडोनेशिया, अफ्रीका, कई सारी कंट्री से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। इतनी फेमस थी हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी। बेसिकली यहाँ पे जो इनकी प्राइमरी टीचिंग थी वो बुद्धिज्म की थी, और साथ में ये और भी सब्जेक्ट आते थे जैसे संस्कृत इनकी मेन लैंग्वेज थी ऐसी। तो इसका आंसर क्या आपका? ए, बुद्धिज्म इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन जो कि है हमारा द इंडियन टू बी ऑनर्ड विद निशान पाकिस्तान इज। निशान पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? देखो निशान पाकिस्तान क्या है? निशान पाकिस्तान एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पाकिस्तान का। ये मतलब किसी को भी देते, चाहे वो फॉरनर हो चाहे उनके इंडिया का उनके उनके कंट्री का हो, उसको देते हैं। तो जो इंडियन थे जिनको मिला था ये वो थे आपके मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई को मिला था ये 19 मई 1990 को मिला था। क्या मोदी देसाई के अलावा और कोई इंडियन है जिसको निशान पाकिस्तान मिला हो? यस, और भी हैं। तो हमारे जो सेकंड इंडियन थे जिनको अभी रिसेंटली मिला था वो है आपके सैयद अली शाह गिलानी। ये आपके सेकंड इंडियन है जिनको निशान पाकिस्तान मिला था। कब? 14 अगस्त 2020 को। ठीक है, इसका आंसर क्या हमारा? बी इसका आंसर हो गया। मोरारजी देसाई आपके भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इसका आंसर क्या आपका? बी। आगे बढ़ते हैं हमारे 11वें क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा बिरजू महाराज इज वेल नोन फॉर। बिरजू महाराज किसके लिए प्रसिद्ध है? ये हैं आपके कथक डांस के लिए। बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 4 फरवरी 1937 में, और जो इनकी डेथ हुई है अभी हाल ही में इनकी डेथ हुई है वो हुई है आपकी 16 जनवरी 2022 में। कथक के बहुत अच्छे डांसर थे, मतलब बेसिकली कथक इनका जो लखनऊ घराना है उसके लिए इनका काफी चलन फेमस था। तो इसका आंसर क्या आपका? सी, कथक इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारे 12वें क्वेश्चन में जो कि हमारा खिलाफत मूवमेंट इज रिलेटेड टू। खिलाफत आंदोलन किसे संबंधित है? ये संबंधित है आपके हिंदू मुस्लिम यूनिटी से। मतलब बेसिकली क्या था कि खिलाफत मूवमेंट एक एगिटेशन का तो इंडिया में इंडियन मुस्लिम द्वारा चलाया गया था, एक अलाइड हुआ था इंडियन नेशनल मूवमेंट को इन्होंने सपोर्ट किया था। किसके द्वारा? इंडिया में दो थे हमारे, शौकत अली और मोहम्मद अली, इन दोनों ने मिलकर खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट किया था। गांधी जी के साथ आए थे और जो इंडियन नेशनल मूवमेंट चला था उसको सपोर्ट किया था। कब से कब तक का? ये था आपका 1919 से 1924 के बीच तक का था। ठीक, तो इसका आंसर क्या हमारा? बी, बी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे 13वें क्वेश्चन जो कि हमारा मोहम्मद गौरी वॉज द रूलर ऑफ। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी आपका अफगानिस्तान का शासक था। देखिए 12th सेंचुरी के लास्ट में, अगर मैं लास्ट क्वार्टर की बात करूं तो मोहम्मद जो गौरी था वो अफगानिस्तान का राजा था। बेसिकली वो इंडिया आया, जब उसने इंडिया आया तो सबसे पहले उसने सिंध और जो हमारा पंजाब वाला हिस्सा उसको कब्जा लिया। उसके बाद वो आगे बढ़ा, जब वो आगे बढ़ा तो वो उसकी लड़ाई हुई पृथ्वीराज चौहान से। वो पहली बार तो पृथ्वीराज चौहान से हार गया, लेकिन मोहम्मद गौरी दोबारा आया। जब वो दूसरी बार आया तो उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और अपना शासन स्टार्ट कर दिया दिल्ली पर। जाते समय जब वो वापस जा रहा था तो उसने जो दिल्ली की बागडोर थी, जो दिल्ली का शासन था, वो अपने जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन स्टार्ट कर दिया था। इसका आंसर क्या हमारा? सी, मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था पहले। आगे बढ़ते हैं हमारा 14वां क्वेश्चन जो कि हमारा
विच वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडिया, भारत द्वारा प्रक्षेपित पहला उपग्रह कौन सा था, वो था आपका आर्यभट्ट। आर्यभट्ट कब, 19 अप्रैल 1975 में हमारा पहला जो सैटेलाइट था इंडिया का आर्यभट्ट वो लॉन्च हुआ था। इसका टोटल वेट जो था वो 360 किलोग्राम का था उस टाइम पे। इसका आंसर क्या हमारा 20 का आंसर हो गया। नहीं बढ़ते हमारे 15 क्वेश्चन जो कि हमारा व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए कोई भी लिमिट नहीं है एज की, बस 35 साल से ऊपर हो उसके बाद आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकते हो, कोई लिमिट नहीं। तो इसका आंसर क्या, नन ऑफ दीज। तो डी इसका आंसर हो गया। ठीक है, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि मुझे कमेंट करके आप ये बताइए कि अभी प्रेजेंट में भारत के प्रेसिडेंट कौन है, तो भारत के राष्ट्रपति कौन है, उनका नाम ये आप हमें बताएं कमेंट करके। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आपका डी इसका आंसर हो गया। तो ये हमारा पहला सेक्शन जनरल नॉलेज खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं हमारे सेक्शन बी की तरफ जो कि हमारा जनरल इंटेलिजेंस। तो हमारा 16 क्वेश्चन है। क्या कहता है, आपको नंबर है 0, 3, 8, 15, 24, आपको क्वेश्चन मार्क बताना है। तो देखते हैं क्या है ये, 0, 3, 8, 15, 24 खाली है और ये 48। गैप देखते हैं, 3 का गैप है, 5 का गैप है, 7 का गैप है, 9 का गैप है, फिर 11 गैप होगा, 13 गैप होगा। तो 24 और 11 क्या होता है, 35। तो क्या आंसर आ गया, 35 इसका आंसर हो गया। तो डी इसका आंसर हो गया। ये आगे बढ़ते हैं हमारे 17 क्वेश्चन जो कि हमारा क्या कहता है, ए ई आई बी एफ जे सी जी के, या बताना है। देखो ए बी सी डी हो गया, ई एफ जी एच हो गया। आगे बढ़ने की जरूरत है हमें, वैसे जरूरत तो नहीं है बट मैं फिर बता देता हूँ, आई जे के एल। टाइम बचाना हो, टाइम कम हो तो ज़्यादा नहीं जाना, 2 ऑप्शन मैच कर गए तो मतलब आंसर हो गया हमारा। तो ए इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारा 18 क्वेश्चन जो कि हमारा इन अ सर्टेन कोड सोबर इज रिलेटेड टू रिटन एज आर एन ए डी क्यू, मतलब सोबर जो है आपका वो इन्होंने लिखा है आर एन ए डी क्यू। लोटस बताना है क्या होगा, एस का आर बनाया, ओ का एन, बी का ए, ई का डी, आर का क्यू। तो मतलब एक पहले पहले, तो एल से पहले क्या आता है के, ओ से पहले आता है एन, टी से पहले आता है एस, यू से पहले आता है टी, एस से पहले आता है आर। तो क्या आया, के एन एस टी आर, मतलब ए इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारा 19वां क्वेश्चन जो कि है हमारा इफ दिल्ली इज कोडेड एट 73541, कैलकाटा है 7 मतलब नंबर दे रखा है, हाउ कैन कैलिकट। तो क्या दे रखा है, पहले दिल्ली का लिख लो, क्या है 73541, कैलकाटा का लिख लो 82589662। किसका बताना है, कैलिकट का। तो देखो पैटर्न तो कुछ बन नहीं रहा, एक तरीका समझ में आ रहा है। अगर देखोगे तो इन्होंने सी को 8 रखा है, ए 2, सी 8, टी 6 ए 2, मतलब इनको नंबर ऐसे लेना है। तो सी क्या था हमारा, सी था हमारा 8, तो ये तो 8 हो गया। ए है हमारा 2, तो 2 कर दिया। एल है हमारा 5, तो 5 कर दिया। आई है 1, फिर सी है 8, यू है आपका 9 और टी है आपका 6। 8251,896 मतलब सी इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारे 20वां क्वेश्चन जो कि हमारा बर्थ का है डेथ, इंक्रीज का, जन्म की मृत्यु तो वृद्धि का, कमी मतलब डिक्रीज, तो बी इसका आंसर हो गया। तो यहाँ हमारा सेक्शन बी जनरल इंटेलिजेंस खत्म होता है। दोस्तों, आप सभी की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए अग्निवीर एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज दिया गया है जो कि बिल्कुल मुफ्त है। और वहां पर जाने के लिए आप studyupdates.in पे आएंगे। .in पे आने के बाद जैसे ही आप अग्निवीर ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज के पेज पर आएंगे, आपको ये सभी चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, इनमें से जैसे आपका ट्रेडमेन का है तो ट्रेडमेन का आप ओपन करेंगे और देखेंगे कि आपको बहुत सारे ट्रेडमेन के ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज दिए गए हैं। जैसे चलिए मैं कोई भी सेट खोल लूं, जैसे ये आपका प्रीवियस ईयर है और मैं सेट फर्स्ट खोल लेता हूं। जैसे ही मैं इसे ओपन करूंगा, ये टेस्ट सीरीज आपको इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा किसने दिया था, ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और मैंने 50 में से एक क्वेश्चन का उत्तर दिया है। ठीक है, और जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा, नीचे सबमिट करने का ऑप्शन है, आप जितना चाहे उतने आंसर सबमिट कर सकते हैं। और सबमिट करने के बाद आप देखेंगे, जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे फिनिश पे, यदि आपने सही उत्तर दिया है तो आपको यहाँ पर दे देगा। जैसे मैंने एक प्रश्न का सही सही उत्तर दिया और जो सही उत्तर रहेगा उसमें आपको ग्रीन कलर आ जाएगा। ठीक है, गलत होगा तो रेड आ जाएगा। और इस प्रकार से आपको बता देगा कि आपने 100% में से कितने परसेंट मार्क्स प्राप्त किए। ठीक है,
एक बढ़ते हैं हमारा सेक्शन सी जो कि हमारा जनरल साइंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है आपकी वोल्ट, कूलम्ब होती है चार्ज की एसआई यूनिट, ओम होती है रेसिस्टेंस की, प्रतिरोधी जिसको बोलते हो आप, और एम्पियर होती है करंट की। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है सी वोल्ट, इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे 22वां क्वेश्चन जो कि हमारा, इन विच जोन ऑफ द अर्थ डज एयर एग्जिस्ट, पृथ्वी के किस क्षेत्र में स्थित है। तो एयर, तो ये है हमारे ट्रोपोस्फेयर में, क्षोभ मंडल। अगर मैं स्टार्ट करूं तो सबसे पहले जीरो से लेकर जो आपका 10 किलोमीटर है यहाँ पे होता है ट्रोपोस्फेयर। फिर 10 से लेकर 50 तक जाओगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, समताप मंडल। फिर ऐसे ही 50 से जाओगे आप 85 तक, लगभग 85 किलोमीटर तक, तो यहाँ आपको मिलेगा मेसोस्फेयर। और ऊपर जाओगे तो फिर थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर और सबसे ऊपर आइनोस्फेयर, ऐसे मिलते हैं। तो हमने पूछा कि एयर कहाँ पे होती है, एयर ट्रोपोस्फेयर में होती है, ह्यूमन लाइफ ट्रोपोस्फेयर में ही एग्जिस्ट करती है। तो इसका आंसर क्या हुआ, सी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे 23वां क्वेश्चन जो कि है हमारा, बॉक्साइट इज द ओर ऑफ विच मेटल। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, ये है आपके एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट हमारे भारत में सबसे ज्यादा उड़ीसा में पाया जाता है, मतलब पूरे भारत में जितना भी बॉक्साइट पाया जाता है तो आधे से ज्यादा हमें उड़ीसा में पाया जाता है। इसका आंसर क्या है आपका बी, एल्यूमिनियम इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे 24वां क्वेश्चन जो कि हमारा, विच इज द स्वीटेस्ट शुगर, सबसे मीठी चीनी कौन सी होती है। तो वो होती है आपकी फ्रक्टोज। फ्रक्टोज आपकी सबसे मीठी चीनी होती है, जो बेसिकली कहाँ पाई जाती है, आपके शहद में या वाइन फ्रूट्स में, फ्लावर्स में, बेरीज में, वहाँ पाई जाती है। जो आपका फ्रक्टोज होता है ना, ये 1.7 टाइम्स होता है सुक्रोज से, मतलब जितना सुक्रोज आपका मीठा होगा ना उससे 1.7 टाइम्स होता है फ्रक्टोज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आपका ए, फ्रक्टोज इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हमारे 25वां क्वेश्चन जो कि हमारा, द मटेरियल यूज इन लेड पेंसिल इज, लेड पेंसिल में प्रयुक्त सामग्री क्या है, ग्रेफाइट। बेसिकली जो पेंसिल की लेड होती है वो ग्रेफाइट से ही बनती है। ग्रेफाइट आपका कार्बन का एक एलोट्रॉप है, और ग्रेफाइट आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आपका ए, ग्रेफाइट इसका आंसर हो गया। बढ़ते 26वां क्वेश्चन जो कि हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज रिचेस्ट इन प्रोटीन, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन में सबसे समृद्ध है, वो है आपका सोयाबीन। सोयाबीन में लगभग लगभग 72% प्रोटीन होता है, सबसे ज्यादा होता है सोयाबीन में। इसका आंसर क्या आपका ए, सोयाबीन इसका आंसर हो गया। बढ़ते 27वां क्वेश्चन जो कि हमारा, किलोवाट आवर इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ, किलोवाट घंटा किसकी माप की इकाई है, ये है आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी की। आपके घर में बिजली का बिल आता है ना, क्या आता होगा, वॉट में आता होगा कि आपने 400 यूनिट और 400 यूनिट सॉरी 400 यूनिट बिजली कवर कर ली, तो वो वॉट मतलब क्या है, वो वॉट आपका किलोवाट आवर से ही डिराइव होता है एक तरीके से। तो इसका आंसर क्या है आपका बी, इलेक्ट्रिक एनर्जी इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं हमारे 28वां क्वेश्चन जो कि है हमारा, अगर अगर इज ऑब्टेन फ्रॉम, अगर अगर किससे ऑप्टेन होता है, ये होता है आपके रेड एल्गी से। बेसिकली अगर अगर है क्या, ये ऑप्टेन होता है आपके गैल्डियम एंड यूकेमा से, गैल्डियम और यूकेमा से मिलता है आपको ये छोटे छोटे से एल्गी होती हैं, रेडिश स्टेम होती है जहां पे पाए जाते हैं ये, तो इसलिए इसको एक ग्रुप में बांटा गया जो आपका रेड एल्गी है। तो इसका आंसर क्या आपका बी। बेसिकली एल्गी होते हैं ना शिवाल, जैसे कि अगर मैं बताऊं आपको ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, आपने देखा होगा कि कहीं तालाब जाओ तो तालाब पे ना आप देखोगे तो पानी रुका हुआ होता है, तो वहाँ पे ना हरा और नीले कलर का ना कुछ काई से जम जाती है, उसको एल्गी बोलते हैं। तो ऐसी एल्गी होती है। 29वां क्वेश्चन हमारा, आगे बढ़ते हैं। बीसीजी वैक्सीन इज यूज्ड अगेंस्ट, बीसीजी वैक्सीन का प्रयोग किसके खिलाफ किया जाता है। तो बीसीजी फुल फॉर्म क्या है बीसीजी की, ये है आपकी बेसाइल कैलेमिट ग्यूरिन, बेसाइल कैलेमिट ग्यूरिन, ये इसकी फुल फॉर्म है। बीसीजी किसके किसके लिए यूज होती है, ये होती है आपकी टीबी के लिए। जो बच्चों में या बूढ़ों में अगर टीबी हो की बीमारी होती है तो बीसीजी एक तरह की वैक्सीन है जो यूज होती है इनको ठीक करने में। तो आंसर क्या आपका ए, टीबी इसका आंसर हो गया, ट्यूबर है ट्यूबरक्लोसिस। आगे बढ़ते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन जो कि है हमारा, साइरोसिस ऑफ लिवर इज कॉज्ड बाय, लिवर साइरोसिस किसके कारण होता है, ये बेसिकली होता है आपके अल्कोहल के कारण। साइरोसिस किसको डैमेज करता है, आपके लिवर को डैमेज करता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि आपको थकान सी होने लग गई है, आपका वेट लूज होने लग गया है, वोमिटिंग आ रही है, आपके एब्डोमेन की साइड में पेन होना स्टार्ट हो गया है। तो ये सारे साइरोसिस के सिम्टम्स हैं। बेसिकली ये क्या, अगर आप ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो आपके लिवर पे डैमेज हो जाता है, वही है। तो इसका आंसर आपका बी, अल्कोहल इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं हमारे 31वां क्वेश्चन जो कि है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग लेइंग मैमल, निम्नलिखित में से कौन अंडा देने वाले स्तनपायी होते हैं। देखो एग लेइंग एनिमल दो तरह के होते हैं,
एक बेसिकली दो तरह के मैमल पाए जाते हैं, एक होते हैं एग लेइंग और एक होते हैं गिविंग बर्थ, जैसे विविपेरस और ओविपेरस। कुछ जो अंडे देते हैं, कुछ जो सीधा अपने न्यू यंगर्स को बर्थ देते हैं। तो जो प्लेटिपस होते हैं, प्लेटिपस एक तरह के डक की एक प्रजाति पाई जाती है जो आपके एग लेइंग मैमल होते तो ये भी वार्म ब्लडेड है, मतलब गर्म खून वाले होते हैं, बट ये एग एग ले करते हैं। इसका आंसर क्या है आपका डी, प्लेटिपस का आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारा 25वां क्वेश्चन जो कि है हमारा आयोडीन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट। आयोडीन परीक्षण का पता लगाने के लिए किसका पता लगाते हो आप? स्टार्च का। स्टार्च का पता करने के लिए आप आयोडीन का यूज करते हो। फैट अगर मुझे चेक करना हो तो फैट के लिए मेरे पास जो टेस्ट है वो है आपका एक्रोलिन टेस्ट। एक्रोलिन टेस्ट से आप फैट पता कर सकते हो, एक्रोलिन हो गया या हबली टेस्ट हो गया, इससे आप फैट पता कर सकते हो। प्रोटीन चेक करना हो तो प्रोटीन के लिए है आपका बायोरेट टेस्ट, ठीक है। और स्टार्च के लिए तो आपके पास आयोडीन है ही, तो इसका आंसर क्या है हमारा? बी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारा 33वां क्वेश्चन जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज। निम्नलिखित में से कौन वायरल रोग है? तो वो है आपका पोलियो। जो पोलियो वो आपका वायरल डिजीज है, जो वायरस से फैल जाता है इजीली। इसका आंसर क्या है आपका? डी, पोलियो इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारा 34वां क्वेश्चन जो कि हमारा फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होता है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता है। कई सारे इसके अंदर ट्यूब्स होती हैं और आपका कई सारी वेसल्स भी होती हैं जो बेसिकली पास करती हैं। तो इसका आंसर क्या है आपका? ए, नेफ्रॉन इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे 35वां क्वेश्चन जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है जनरल साइंस का। यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप इज। सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह, ऐसा कौन सा रक्त समूह है जो किसी से भी ब्लड ले सकता है? रिसिपिएंट किसी से भी ले सकता है, वो होता है ए बी। एग्जैक्ट बताऊं तो ए बी पॉजिटिव जो होता है वो आपका यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है, और जो आपका ओ नेगेटिव होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। यूनिवर्सल डोनर मतलब होता है वो किसी को भी दे सकता है। देखो बेसिकली क्या होता है कि अगर मेरा ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है और मुझे ब्लड की जरूरत है और मेरे आसपास कोई भी ए बी पॉजिटिव वाला नहीं है, तो अगर कोई भी ब्लड ग्रुप वाला होगा तो वो मुझे मैं उससे खून ले सकता हूँ, ठीक है। ये तो होता है आपका ए बी पॉजिटिव वाला। अब एक ओ बी नेगेटिव है किसी के पास, तो वो किसी को भी ब्लड दे सकता है, चाहे वो कोई भी, अगर मान लो ए ब्लड ग्रुप वाला है उसको ब्लड चाहिए और कहीं से ए ब्लड ग्रुप वाला नहीं मिल रहा है, तो ओ नेगेटिव जिसके पास होगा वो किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या हमारा? बी, बी इसका आंसर हो गया। यह हमारा सेक्शन सी जनरल साइंस खत्म होता है। दोस्तों, यदि आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं और आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल उपलब्ध है। आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन के द्वारा, लैपटॉप के द्वारा। कैसे करेंगे? आपको क्या करना है, अग्निवीर पीडीएफ पे क्लिक करना है। पीडीएफ पे क्लिक करते ही आपको ये पेज खुल जाएगा। इस पेज में आप आएंगे, जैसे ट्रेडमैन का डाउनलोड करना है ना, तो ट्रेडमैन पे चलेंगे। देखिए ट्रेडमैन, अग्निवीर ट्रेडमैन 8th एंड 10th बेस पीडीएफ। यहाँ पर दो चीज़ दिया गया है, एक प्रैक्टिस सेट का दिया गया है, ठीक है, जो कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट है, और दूसरा आपका पीडीएफ का दिया गया है। तो आपको पीडीएफ वाले पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, ये आपको इस प्रकार से खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप सारे पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको इसका डाउनलोड करना है तो आप क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। यदि फोन में कर रहे हैं तो क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगा। यदि लैपटॉप में कर रहे हैं तो ये देखिए इस एरो बटन से आप डाउनलोड कर सकते हैं और सेव कर लीजिए, पीडीएफ आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हमारे सेक्शन डी जो कि आपका मैथमेटिक्स। तो हमारा 36वां क्वेश्चन है, मतलब पहला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्ग। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो बेसिकली कुछ नहीं करना है। ये जो पॉइंट आपको दे रखा है ना, ये पॉइंट आपके सिर्फ एक तरीके से कंफ्यूजन के लिए है। आपको सिंपल ये देखना है कि कौन सा किसका रूट है, कौन सा किसका रूट नहीं है। 24 का स्क्वायर 576 होता है, ये एकदम ठीक है। 26 का स्क्वायर निकालोगे तो वो 676 होता है, ये भी ठीक है। 28 का स्क्वायर निकालोगे तो 784, वो भी एकदम ठीक है। बट 42 का स्क्वायर 1024 नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हुआ? ये गलत हो गया। तो ये तो डी इसका आंसर हो गया। वैसे मैंने निकाला कैसे? दो तरीके होते हैं निकालने के, एक तो आपको स्क्वायर निकालना है, तो वही है 24 का स्क्वायर निकाल लो, पता चल जाएगा, या 576 के फैक्टर कर लो, ये एक तरीका मिल जाएगा। तो आपको बेसिकली 1 से लेकर 25 से 30 तक तो याद होने ही चाहिए, और बाकी आप ऐसे निकाल सकते हो। तो इसका आंसर क्या है? डी इसका गलत आंसर है, मैंने डी आपको बता दिया। बढ़ते हैं हमारा 37वां क्वेश्चन जो कि हमारा अ मैन गोज 150 मीटर टू ईस्ट एंड देन 200 मीटर नॉर्थ, एट व्हाट शॉर्टेज डिस्टेंस ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। एक आदमी पूर्व की ओर 150 मीटर चला, मतलब 150 मीटर गया यहाँ, फिर उत्तर की ओर 200 मीटर, मतलब यहाँ। क्या बोला आपने? आरंभी से कहाँ पे है, मतलब ऐसे बताना है। ये बनता है 90 डिग्री, ये 150 200 ये निकालना है, तो क्या बोल सकते हो? यहाँ बोलोगे 150 का स्क्वायर प्लस में 200 का स्क्वायर इज इक्वल टू में नाम दे लो, तो ये हो गया आपका ए बी सी, मतलब ए सी का स्क्वायर। ऐसे कुछ होता है ना, पाइथागोरस थ्योरम यही होती है। तो ये हो जाएगा आपका 15 225, मतलब आगे में 2 जीरो। ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, आगे में 5 जीरो, 4 जीरो सॉरी। तो ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर।
सॉल्व करोगे तो ए सी के जो स्क्वायर का जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपके, ऐड करने पर टोटल आ जाएगी इनकी, ये हो जाएगी आपकी 0, 0, 5, 2 और 6। इसका रूट निकालोगे तो जो रूट निकालोगे 625, आगे में डबल जीरो का वो निकलेगा 25, 25 625 होता है 25, तो जीरो, दो के बदले में एक जीरो, 250 मीटर इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा 38वां क्वेश्चन जो कि हमारा, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 0 एंड 20, 0 और 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या। बेसिकली प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। तो 0 से लेकर 20 तक में कौन कौन से प्राइम नंबर है, 0 नहीं है, 1 1 प्राइम नंबर नहीं है, 1 कंपोजिट नंबर भी नहीं है। स्टार्ट होता है 2 से, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कोई रह गया, 17 रह गया, सही याद दिलाया। तो यहाँ पे हो गए आपके 8, ए इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, हमारे 39वां क्वेश्चन जो कि हमारा, सम ऑफ द टू नंबर्स इज 44 इफ वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर देन द नंबर्स आर। दो संख्याओं का योग 44 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। माना पहली संख्या हो गई x, तो सेकंड कौन सी हो जाएगी, उसकी 3 गुना मतलब 3x। सम x प्लस 3x इज इक्वल टू 44, 4x इज इक्वल टू 44, x की वैल्यू 44 डिवाइड बाई 4 मतलब 11, तो x तो हो गया 11, 3x निकालना है, तो 3 इंटू 11 मतलब 33, तो क्या पेयर बना 11 33 का, मतलब डी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, हमारे 40वां क्वेश्चन जो कि है हमारा, फैक्टर्स ऑफ, कारक निकालने किसके, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3। सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज करने एक तरीके से, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस माइनस 3। ऐसा कोई नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर 3 आए, प्लस माइनस करने पर 2 आए, तो वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस में y माइनस में 3, y कॉमन, y प्लस 3 माइनस का 1 कॉमन, y प्लस 3, तो एक पेयर तो बन गया y प्लस 3 और एक पेयर बन गया y माइनस 1। तो क्या आंसर हुआ इसका, इसका आंसर हुआ बेसिकली बी, बी इसका आंसर हो गया। सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड है, मैं कई बार बता चुका हूँ, तो ये काफी आसान आता है क्वेश्चन, एक ना एक तो पेपर में आता ही आता है। बढ़ते हैं 41वां क्वेश्चन जो कि हमारा, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 27,500, द रेशियो ऑफ मैन एंड वुमेन इज 3:2, फाइंड द नंबर ऑफ मैन। एक गांव की जनसंख्या 27,500 है, पुरुषों और महिलाओं का अनुपात निकालना है। दोस्तों कैसे करेंगे हम, मैन है 3, वुमेन है 2, तो ये हो गया आपका 3x प्लस 2x मिला के कितना हो जाएगा 27,500, ऐसे ही होगा ना कुछ, हाँ 5x बराबर 27,500, ठीक है, टोटल हो गया। x की वैल्यू निकालोगे तो 27,500 डिवाइड बाई 5, तो कटिंग करोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5500, ठीक है, कटिंग करने पर। निकालना किसका है, मैन का, 3x, 3 इंटू में 5500, तो ये हो जाएगा आपका 16,500 इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, सी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन जो कि हमारा, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ वन एंगल इज 50 डिग्री व्हाट विल बी द मेजरमेंट ऑफ द थर्ड एंगल। एक समकोण त्रिभुज में यदि एक कोण 50 का है तो तीसरे कोण की माप, देखो एक समकोण त्रिभुज है तो बेसिकली पहला एंगल हो गया 90 डिग्री का, दूसरा है 50 का, तीसरा निकालना है, कुल होता है 180 डिग्री का। तो x बराबर 180 माइनस में 90 और 50 140 होता है, x की वैल्यू होगी 40 डिग्री। क्या आंसर हुआ इसका, ए इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हमारे 43वां क्वेश्चन जो कि हमारा, एन आर्टिकल देन सोल्ड फॉर RS 329 इन अकर्ड 6% लॉस द स्पीकर, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। एक वस्तु को 329 रुपए में बेचा गया तो दुकानदार को 6% की हानि हुई, वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। सीपी मानना x, लॉस परसेंटेज क्या होता है फॉर्मूला, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, 6 बराबर लॉस निकालना है, तो लॉस हो जाएगा आपका 6x बट्टे पे 100 मतलब 3x बट्टे पे 50। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब लगाते हैं लॉस का फॉर्मूला, वो होता है आपका सीपी माइनस एसपी। लॉस है 3x अपॉन पे 50, सीपी है x, एसपी है 329। सॉल्व करोगे x माइनस 3x अपॉन पे 50 इज इक्वल टू में 329। सॉल्व करो, एलसीएम आया 50, 50x माइनस में 3x इज इक्वल टू में 329, ये हो जाएगा आपका 47x अपॉन 50 इज इक्वल टू में 329। x निकालना है बेसिकली, कैसे निकालोगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा 329 मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाई 47, कटिंग करोगे तो 47 47 47 7 जा 329, 7 इंटू 50 350 आंसर हो गया। तो क्या आंसर हुआ इसका, सी 350 इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारे 44 क्वेश्चन जो कि हमारा, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, एवरेज निकालना है। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल क्या हुए, 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15, एवरेज निकालो। ऐड करोगे इसको तो ये पूरा ऐड हो गया बनेगा
15 12 27, 27 और 9 36, 36 और 6 42 और 3 45, बट्टे पे 5, आंसर आया 9। क्या आंसर हुआ इसका? सी इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारा 45वां क्वेश्चन, जो कि हमारा अ प्रिंसिपल अमाउंट एट 5% ईयरली इंटरेस्ट रेट आफ्टर 3 years earned Rs 1200 as simple interest. Should the rate of interest and duration remain the same, how much will the compound interest be on the principal? क्वेश्चन कहता है 5% का वार्षिक ब्याज दर लगाया, एक मूलधन 3 वर्ष के बाद साधारण ब्याज देता है 1200 रुपए का। अगर मैं सेम को रखूं तो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो बेसिकली इसने क्या बोला, इसने आपको एसआई दे दिया और सीआई निकालने के लिए कह रहा है। तो बेसिकली मुझे एसआई पता है, आर पता है, टी पता है, मुझे पी नहीं पता, तो मैं पी निकाल लेता हूँ बेसिकली। तो पी एसआई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी इंटू में आर इंटू में टी अपॉन पे 100, फॉर्मूला पता होना चाहिए। एसआई दे रखा है आपको 1200 का, पी हमें पता नहीं, आर है मेरे पास 5 का, टाइम है 3 का, निकाल लेते हैं पी की वैल्यू। तो पी हो जाएगा आपका 1200 गुने में 100 डिवाइड पे 5 इंटू 3, 3 से काटोगे तो ये कटेगा 400 बार में, 5 से काटोगे तो ये कटेगा आपका 80 बार में, 80 इंटू 100 हो गया आपका 8000 रुपए का, तो प्रिंसिपल हो गया। कोई डाउट नहीं। सीआई निकालना है तो पहले अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी इंटू में 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी, ये पता होता है। पी है 8000, 1 प्लस आर है 5/100 डिवाइड पे 3, कटिंग करोगे ये आएगा 1/20, क्या बना 8000, गुना करो, सॉल्व करोगे इसको एलसीएम लेके तो 20 और 1 21/20, 3 बार कर लो क्योंकि पावर 3 है, 21/20, 21/20, 20 20 20 से ये कट गया पूरा, क्या बचा 21 इंटू 21 इंटू 21, इनको पूरा मल्टीप्लाई करो तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका 9261 अमाउंट आ गया। सीआई निकालना है तो सीआई का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है आपका 9261 का, उसमें से माइनस करो 8000, तो आपको बचेगा 1261 मतलब 1200 रुपये, 61 रुपये, तो इसका आंसर क्या होगा? सी, सी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 46वां क्वेश्चन, देखिए हमारा मीना बाइज एक्स एट ₹7 for 20 and sells them at ₹7.20 per dozen. If the profit is 30, the number of x bought by her is। क्वेश्चन कहता है मीना 7 रुपए में 20 अंडे खरीदती है और उन्हें 7 रुपए 20 पैसे प्रति दर्जन के हिसाब से बेच देती है। यदि उसको 30 रुपए का लाभ हुआ है तो उसने कितने अंडे खरीदे, ये बताना है बेसिकली। तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है देखने में, बट इतना आसान, इतना कठिन नहीं है। पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं एक अंडे का सीपी निकाल लेता हूँ कि एक अंडे का कॉस्ट प्राइस क्या था। तो सीपी ऑफ 1 एग क्या है, वो है आपका 7 रुपए में 20 अंडे, मतलब सॉल्व करोगे तो 0.35 रुपीज इसका आ जाएगा एक अंडे का सीपी। अब एक अंडे का एसपी निकाल लो, मतलब कितने में एक अंडा बेचा, तो वो बेचा है इसने 7 रुपए 20 पैसे के हिसाब से, और कितने अंडे बेचे हैं 12, एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं या 12 कुछ भी बोल लो, तो ये आएगा रुपीज 0.60, मतलब उसने 0.35 पैसे का खरीदा है, रुपया खरीदा है और 0.60 रुपए में बेच दिया। तो बेसिकली क्या करना है, मैं पहले प्रॉफिट निकालता हूँ। प्रॉफिट ऑफ 1 एग कितने का निकलेगा, एसपी माइनस सीपी, मतलब 0.6 में से 0.35 माइनस करोगे तो उसको 0.25 मतलब 25 पैसे का लाभ हो रहा है। अब क्वेश्चन पूछा है कि 30 रुपए में उसने कितने अंडे खरीदे होंगे, तो बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ एग निकालने हैं ना मुझे, अंडों की संख्या निकालनी है, तो कुछ नहीं करना है, 30 से 0.25 को डिवाइड करो, डिवाइड करो तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका 120। तो कितने अंडे, 120 अंडे उसने खरीदे, तो इसका आंसर क्या होगा, 20 का आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारे 47वां क्वेश्चन, जो कि हमारा सीपी ऑफ अ रेडियो इज RS 750 एंड एसपी इज 900, फाइंड द परसेंटेज ऑफ गेन। सिंपल सी बात है, क्रय मूल्य 750 है और जो आपका विक्रय मूल्य है 900 रुपये, लाभ प्रतिशत बताना है। पहले लाभ निकालते हैं, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, मतलब 900 में से 750 जाएंगे तो कितना बचेगा 150। प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट अपॉन सीपी मतलब 150 अपॉन पे सीपी कितना होता है 750 इंटू में 100, कटिंग कर लो, 25 तिया 75, 25 छिक्के 150, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 2 दामा तो 20% का उसका प्रॉफिट हो गया, तो डी इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हमारे 48वां क्वेश्चन, जो कि हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज, स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका 4.3 पाई आर क्यूब, तो बी इसका आंसर हो गया। इसलिए मैं आपको पहले ही वीडियो बता रखा है कि कुछ आपके ऐसे मतलब सॉलिड फिगर्स हैं जिनके वॉल्यूम टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया के फॉर्मूले हमेशा पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, सीएसए का क्या है, टीएसए का क्या है, किस किस के मैंने पहले बता रखे हैं, क्यूबॉइड, क्यूब, कोन, स्फेयर, सिलेंडर, हेमिस्फेयर, इन सब के आपको पता होनी चाहिए।
आगे बढ़ते हैं, हमारा 49वां क्वेश्चन जो कि हमारा फैक्टराइज करना है। क्या क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ऐसा दो नंबर जिसको प्लस माइनस करने पर 5 है, मल्टीप्लाई करने पर 6 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस में आप इसको ऐसे बोलो 3x प्लस में 2x प्लस में 6, एक्स कॉमन, एक्स प्लस थ्री प्लस में 2 कॉमन, एक्स प्लस थ्री क्या बना, एक फैक्टर बनेगा आपका एक्स प्लस थ्री का और एक बनेगा आपका एक्स प्लस टू का। क्या मैच कर गया आंसर? बिल्कुल कर गया, 20 का आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा 50वां क्वेश्चन जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है, वो कहता है हमारा अ बुक सेलर बाउट 20 कॉपीज ऑफ अ बुक इज आर एस 89, हाउ मच वुड 36 कॉपीज ऑफ द सेम बुक कॉस्ट। एक पुस्तक विक्रेता ने 89 रुपीज में एक पुस्तक 20 पुस्तक खरीदी, इसका मतलब, और उसी पुस्तक की 26 प्रतियां कितनी रुपए की होंगी। मतलब बेसिकली क्या बोला कि कॉस्ट ऑफ 20 कॉपीज बोल लो, वो हो गया आपका 89। तो कॉस्ट ऑफ वन कॉपी निकालना हो तो कुछ नहीं है, 89 को 20 से डिवाइड कर दो। अब मुझे कॉस्ट ऑफ 36 निकालना हो तो जो आपने एक का निकाला है ना, उसको बेसिकली आप 36 से मल्टीप्लाई कर दो। कटिंग करके देखते हैं, 4 पंचे 20, 4 में 36, अब कट तो रहा नहीं है, मल्टीप्लाई कर लो। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 801 बट्टे पे 5, डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा आपका 160.20, मतलब 160 रुपये 20 पैसे की। अभी किताबें आ जाएंगी सारी, तो इसका आंसर क्या हुआ, डी, डी इसका आंसर हो गया। तो यहाँ हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 20 खत्म होता है। आपको कोई भी दिक्कत आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, हमने आपके कुछ प्रैक्टिस सेट तैयार कर रखे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको अटेम्प्ट कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।